हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सभी भाई बहनों, मित्रों और सभी सीटेड एस्पिरेंट्स को राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर सीटेड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। ठीक है, आज हम लोग सीडीपी क्वेश्चन सीरीज थर्ड डिस्कस करने वाले हैं और सभी अपने विद्यार्थियों को मैं ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहेंगे, हमारे साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो मेरी ये गारंटी है कि आप अपने एग्ज़ाम में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाओगे। एक बार विश्वास करके देखिए, अगली बार कभी कुछ सोचने और कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सो आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एफर्ट इसमें कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई विशेष कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, जो इंक्लूसिव क्लास होगी, उसको कौन सा कारक प्रभावित नहीं करेगा? तो देखिए, मीडिया जो होती है वो जनसंचार माध्यम होता है। मीडिया तो समावेशी कक्षा को प्रभावित करेगी ही करेगी। मूल्यांकन प्रणाली बिल्कुल करेगी। आधारभूत संरचना का मतलब है जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्लास का, वो बिल्कुल करेगा, है ना। आते हैं विद्यार्थियों के बीच विविधता, तो नोटिस कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। विद्यार्थियों के बीच जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब किसका मेल ठीक नहीं है? सो फर्स्ट ऑप्शन आते हैं पूर्व बाल्यावस्था लाक्षणिक कार्य, हाँ में भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड आते हैं किशोरावस्था तनाव और तूफान, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। शैशवावस्था खिलौनों की आयु बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन मिल गया हमें। जो मेल ठीक, जिसका मेल ठीक बिल्कुल भी नहीं है अपनी विशेषता के साथ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। वाइगोस्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? देखिए, क्वेश्चन से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सो वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। तो कह रहे हैं कि वाइगोस्की द्वारा दिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? जो सही नहीं है मुझे वो बताना है। ठीक है, सो आते हैं फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। बच्चे जानकार लोगों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग से सीखते हैं। जी बिल्कुल, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जेडपीडी का एक रीजन था। सेकंड आते हैं, पाड़ एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षार्थी को अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड देखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया सर्वांगीण विकास का द्वितीय कारक है। जी बिल्कुल गलत उत्तर है। सामाजिक अंतःक्रिया इनके हिसाब से सर्वांगीण विकास का प्राथमिक कारक होगा, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होता है सी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, डी पर भी टिक हो रहा है, तो अभी ये उत्तर आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। पियाजे के अनुसार स्कीमा कैसे विकसित होते हैं, किस तरह से विकसित होते हैं? सो पियाजे से रिलेट करने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, जो उसकी थ्योरी है, हम लोग अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल स्कीमा वहाँ जान लेंगे क्या चीज़ होती है जब हम लोग क्लास करेंगे, कंटेंट में देखेंगे उस चीज़ को। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। अनुभव और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कीमा बदलता है, या यूं कह सकते हैं कि स्कीमा का विकास होता है। सो उत्तर आपका फर्स्ट सही हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और वृद्धि की अनुमति देते हुए संज्ञानात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया का वर्णन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
तो इसके लिए साम्य धारणा का उपयोग किया जाता है। जो लोग पियाजे की थ्योरी को ठीक से पढ़े होंगे उन्हें इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे इसका आप जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हिंज की दुविधा जो कानून का पालन बनाम जीवन बचाने पर चर्चा करती है, इस विचारक किस विचारक द्वारा प्रस्तुत करी गई थी? तो हिंज की जो लघु कथा थी हिंज से संबंधित, वो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांतों को विकसित करने के दौरान प्रयोग में लिया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाता है आपका कोहलबर्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किस अवस्था में बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित होती है? संरक्षण की घटना जो है वो पियाजे के द्वारा ही बताई गई थी, और पियाजे के सारे जो विकास के चरण थे, संज्ञानात्मक विकास के जो चरण थे, वो देखिए कि आपके पास A to D लिखे हुए हैं। बस अगर पियाजे को ठीक से पढ़ा है तो आप ये संरक्षण की स्थिति कहाँ पर पाई जाती है, आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। सो इसका सही उत्तर हो जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को ये बात नहीं समझ आ रही है तो अगली क्लास में हम लोग पियाजे पे कंटेंट करने वाले हैं, वहाँ पर आप इन चीज़ों को भली भांति समझ पाएंगे, और बिल्कुल मैं यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगली क्लास में पियाजे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल है, परिपक्वता। आज आप यहाँ से ये भी जान लीजिए कि मैच्योरिटी का अर्थ क्या होता है। जनरली अगर किसी से ये कह दिया जाए कि परिपक्वता किसे कहते हैं तो इसका एक सही जवाब वो लोग नहीं दे पाते हैं। आप समझ लीजिएगा कि जैविकता का जो विकास होता है वो परिपक्वता का एक भाग है, या यूं कह सकते हैं कि परिपक्वता का ही एक रूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। अमला और कमला की प्रसिद्ध कहानी निम्नलिखित में से विकास की किस घटना को संबोधित करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये अमला और कमला कौन थी। तो अमला और कमला ये दो बहनें थीं जिनको भेड़िया समूह जंगल उठा के लेके गया था। भेड़ियों का उद्देश्य तो सिर्फ ये था कि अमला और कमला को अपना आहार बना लेना, लेकिन प्रकृति का पता नहीं क्या मन था। अमला और कमला को पालने और पोषित करने का काम उन भेड़िया दल ने किया, जिसके कारण अमला और कमला उस परिवार के बीच रहने के कारण अमला और कमला जो थी उनका जो व्यवहार था वो जंगल के व्यवहार से बिल्कुल रिलेट करता था। वो हमारी तरह व्यवहार नहीं करती थी, कपड़े नहीं पहनती थी, भोजन नहीं करती थी, भाषा नहीं जानती थी, रहन सहन रीति परंपरा कुछ नहीं जानती थी। आप यूँ समझिए कि हमारे यहाँ जैसे कि एवरान के जंगलों की कहानी है, मोंगली गर्ल की कहानी है, द जंगल बुक आप पिक्चर एक रिलीज हुई थी उसको आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद अमला और कमला को लाया जाता है और अनाथालय में रखा जाता है, तो बड़े लंबे अंतराल के बाद कुछ परिवर्तन उनमें देखने को मिले थे। इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो पर्यावरण का रहा उनके व्यक्तिगत जीवन पर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो देखते हैं ये आनुवंशिकता लिखा जो उसका सही जवाब नहीं होगा। परिपक्वता ये भी सही जवाब नहीं है। आनुवंशिकता और पर्यावरण जी नहीं, इसका एक्चुअली सही जवाब जो बनता है ना वो सिर्फ पर्यावरण होगा या वातावरण होगा। सो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बन जाता है इनमें से कोई नहीं। उत्तर बन रहा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर, पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक छात्र सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा पास कर सके। यह छात्र किस तरह से मोटिवेट है? सो ये आंतरिक रूप से मोटिवेट है। दो प्रकार की मोटिवेशन होगी, अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। जब व्यक्ति खुद से सीखने के लिए तत्पर होता है तो आंतरिक प्रेरणा है, जब किसी के कहने या बाह्य घटनाओं के द्वारा उसको प्रेरणा मिलती है तो वो बाह्य प्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, नहीं करेंगे ऐसा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ये भी सही नहीं है। विविधता है ना, व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं ना, इसलिए सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। कौन करेगा ये?
अध्यापक करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाता है आपका डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? शारीरिक विकास की दर सबसे तेज शैशवावस्था में और सबसे धीमी बाल्यावस्था में मानी जाती है। उत्तर बन गया फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। विकास अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विशिष्ट विकास का स्वरूप जो होता है वो अनुक्रमिकता का सिद्धांत होता है, और इसका मतलब ये है कि विकास में भिन्नता तो पाई जाती है बट सभी का जो सीक्वेंस होगा वो समान होता है, क्रम सभी का समान होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे जा रहे हैं हम लोग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपने अनुभवों का बोध कराते हैं, विशेष रूप से वे अनुभव जिसमें वे चीज़ें बनाने और दुनिया की खोज करने में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित होंगे? ठीक है, इसका जो उत्तर बन जाएगा आपका वो है प्रगतिशील शिक्षा, क्योंकि कहा क्या जा रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग अपने अनुभवों का बोध कराएंगे, विशेष रूप से वे अनुभव जिसमें वे चीज़ें बनाने और दुनिया की खोज करने में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा है। ठीक है, रटना और याद रखना तो बिल्कुल भी नहीं है, शिक्षक केंद्रित है नहीं। आधुनिक शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा का ही एक भाग है। ए एंड डी तो बहुत नेगेटिव ऑप्शंस हैं, और सी जो हो रहा है वो बी के अंदर ही मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? बी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक लड़कियों के बजाय लड़कों पर ही ध्यान देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेंडर बायस का एक एग्जाम्पल बन जाता है, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ होता है कि समाज में दो तरीके के लिंग हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। दोनों में से किसी एक के साथ भी अगर भेद किया जाता है तो ऐसी घटनाएं लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण बन जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? ध्यान दीजिएगा, भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स का सर्वाधिक विकास होता, तो जी सर्वाधिक विकास होगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ये पियाजे की आपकी आखिरी चरण था, आखिरी लेवल था, जो 11 से 15 के बीच में माना जाता है, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदारी कारकों में समाहित किया है। वाइगोस्की थे संज्ञानात्मक विकास में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो उनका तो आधार ही था सोसाइटी। तो सोशल इंटरेक्शन की बात करेंगे हम। सही उत्तर बन जाता है आपका सी, वाइगोस्की। देखिए, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, जिन भी विद्यार्थियों को समझने में समस्या है, अगली क्लास में मैं आपको पियाजे लाऊंगा। एक एक कंटेंट के बाद मतलब मैं आपको तीनों को बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्यूचर में कभी फिर समस्या आपको नहीं होगी। फिलहाल आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर लें। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। तो जब पढ़ने से संबंधित जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, सब जानते होंगे इसको, मतलब जिसमें पठन से संबंधित समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? क्रिएटिविटी डेवलप करने का कारण कौन सा है? अपसारी चिंतन, पहला ही ऑप्शन सही है। अपसारी को कहा जाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब जो बॉक्स से हटकर सोचने की क्षमता रखते हैं, लीक से हटकर सोचने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर डाइवर्जन थिंकिंग पाई जाती है, उन्हें अपसारी चिंतन की स्थिति में देखा जाता है। ये सृजनात्मकता जो थी वो भी एक पियाजे की घटना ही रही है। 19 नंबर में क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बच्चे में मानसिक जुड़ाव, सामाजिकरण और स्थूल व सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थान है? इसके लिए सही स्थान आपका कौन सा हो जाता है? देखिएगा,
आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं ना कि बच्चे में मानसिक जुड़ाव, सामाजिकरण और स्थूल व सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकसित करने के लिए सबसे बेहतरीन इसके लिए जो आंसर बनेगा वो खेल का मैदान होगा, क्योंकि स्थूल व सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल भी यहाँ विकसित हो जाएंगे और सोशलाइजेशन भी होता रहेगा बच्चे का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। किस प्रकार का प्रश्न छात्रों में चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? सिंपल है, मुक्त उत्तरी प्रश्न, मतलब इनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चंस कहते हैं जिनका एंड नहीं होता, मतलब जिनके उत्तर बताने में हमें अपने चिंतन को शामिल करना होगा, हम अपने विचारों को ठीक से रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे। स्नेलन चार्ट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्नेलन चार्ट जो होता है, आपने कभी अगर आई टेस्ट कराया हो, विजन टेस्ट अपना कराया हो, तो आप वहाँ जब जाते हैं चश्मे के लिए, तो वहाँ पर एक जो टेस्टिंग के दौरान एक बॉक्स लगा होता है जिसमें कुछ इस तरीके का अल्फ़ाबेट लिखा होता है, जहाँ से आपकी ये पता चलता है कि मतलब विजन साइट कितना वीक है और उसके लिए किस लेंस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर वहाँ बैठ कर के एनालिसिस करते हैं वो सबसे पहले आपको इस चार्ट को पढ़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ने की स्थिति होती है, तो उसी हिसाब से वो लेंस को शामिल कर लेंगे। इससे सीधा संबंधित हो जाता है कि जो स्नेलन चार्ट होता है वो दृष्टि बाधिता से संबंधित है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सॉरी, देखिएगा बहुत तेजी के साथ दो ऑप्शन एक साथ बन रहे हैं, टिक हो रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रचनात्मक कक्षा के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। शिक्षक छात्रों को आधिकारिक ज्ञान पहुंचाता है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, छात्र सही उत्तर की तलाश करते हैं। सी ऑप्शन पे आएंगे, छात्र प्रयोगों को नियत करेंगे, डेली करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपने निष्कर्षों की तुलना करते हैं। सो ज़्यादा अवसर बच्चों को यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर बच्चा क्रियाशील होगा, खुद करके सीखने पर बल देगा, इसलिए रचनात्मक कौशल सबसे ज़्यादा यही विकसित होगा। सो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग CCE बुलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर कह रहा हूं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। देखिएगा, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये व्यापक मूल्यांकन है, बच्चे का केवल सामाजिक विकास नहीं करेगा और ना ही तो ये शिक्षक केंद्रित वातावरण को क्रिएट करने काम करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 25 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, मजे आ जाएंगे इसको पढ़ के। जब एक बच्चा कुर्सी से टकराने पर रोने लगता है, ध्यान दीजिएगा, घरों में ऐसी स्थिति होती है कि कोई बच्चा होता है ना, तो जैसे कुर्सी मेज या किसी से टकरा जाता है तो उसकी माँ, वो रोने लगता है, जब उसको चोट लगती है तो माँ उसको पीटती है, तो वो मुस्कुराने लगेगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा हर किसी निर्जीव वस्तु में भी सजीवता को देखता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाता है आपका जीववाद। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीववाद हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक नहीं है? तो देखिए, सामाजिक स्थिति पर्यावरणीय कारक है, सांस्कृतिक कारक पर्यावरणीय कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक पर्यावरणीय कारक नहीं है। सो इसका सही जवाब हो जाता है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चा सांकेतिक खेल में संलग्न होता है और प्रतीकों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है? तो इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो होता है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। संकेत, इशारे या बच्चों में अधिक जानकार अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? तो एक्चुअली इसे पाड़ कहा जाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बुलाते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है, इसे कहते हैं, आज गले में थोड़ी सी खराश भी है,
मौसम ही ऐसा चल रहा है, कहीं ना कहीं कोल्ड के इफेक्ट तो होते ही होते हैं। सो उसके कारण बीच बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है। चलते हैं, इसका सही जवाब हो जाता है आपका पाड़। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, भावना और अनुभूति एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं, क्या है? सो पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं होंगे और ये आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। सो इसका सही जवाब बन जाता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ रहे हैं, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, जिसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बुलाते हैं, अगर उसे डेवलप करने के लिए एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्लास्टिक बैग से संबंधित उपयोग पर परिचय देता है और बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से एक बच्चा अपना आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो जाता है कि एक शिक्षक हैं जो कक्षा में बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्लास्टिक बैग की उपयोगिता क्या है या उसके डिमेरिट्स क्या है, या प्लास्टिक बैग को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अगर बच्चे चाहते हैं कि मेरा क्रिटिकल थिंकिंग इस पर डेवलप हो तो बच्चे आपस में क्या करें? ठीक है, सो बच्चे कैसे विकसित करें इस चीज़ को? तो देखिएगा, कार्यशाला नहीं होगा, सेमिनार में कुछ नहीं होने वाला है, पाठ्य पुस्तक पठन, अरे कोई मतलब नहीं है। बच्चे डिस्कस करें, वाद विवाद करें, ठीक है, बातचीत करें। सो उनका तार्किक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत तेजी के साथ विकसित होगा। ठीक है, सो सभी विद्यार्थियों की सहायता से, आप लोगों की मदद से हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को इन क्वेश्चंस को अगर एक बार में आपको समझ नहीं आते हैं तो दोबारा फिर से इस वीडियो को देख लेंगे, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, तो मैं फिर से उन चीज़ों को कहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और इनसे रिलेट करने वाले जो आपके कंटेंट हैं वो अगली क्लास में मैं आपको प्याजी लेकर आ रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा।